नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। सीएम धामी ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। वाइब्रेंट विलेज स्कीम की समीक्षा जेपी नड्डा करने वाले हैं। पिथौरागढ़ के कई सीमांत गांव में वो समीक्षा करेंगे। पिथौरागढ़ जिले के गुंजी और आदि कैलाश का भी दौरा जेपी नड्डा करेंगे। तो सीमा क्षेत्रों के विकास को नई गति देने का काम किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा पिथौरागढ़ के कई सीमांत गांव में वाइब्रेंट विलेज स्कीम की समीक्षा करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि जेपी नड्डा पिथौरागढ़ जिले के गुंजी और आदि कैलाश का दौरा करेंगे। इस दौरान वो योजना की समीक्षा कर सीमा क्षेत्रों के विकास को नई गति देने का काम भी करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वाइब्रेंट विलेज स्कीम की समीक्षा भी वो करने वाले हैं और 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए सर, जिस तरह से 2 दिवस का दौरा जो है जेपी नड्डा का उत्तराखंड में है, वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो सीमांत गांव है वाइब्रेंट विलेज, वहां पर जो स्कीम की जो समीक्षा है वो भी करने वाले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी है कि जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे और पिथौरागढ़ के जो गुंजी गाँव है आदि कैलाश का दौरा भी करेंगे। और 2 दिवस से उनका दौरा है, जिसमें जो सीमांत गाँवों से जो समीक्षा है, जो योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। और इसके अलावा क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री इस गांव में पहुंच चुके हैं, गुंजी गांव में पहुंच चुके हैं, यहाँ से आदि कैलाश की जो यात्रा होती है उसका भी निरीक्षण किया गया है। तो अब जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी जेपी नड्डा हैं, जो कल यानी कि सोमवार को उत्तराखंड दौरे पे पहुंचेंगे और 2 दिवसीय दौरा उनका रहेगा। पिथौरागढ़ जिले में वो भ्रमण करेंगे और सीमांत जो गाँव है गोजी गांव, वहां पर भी पहुंचेंगे और वहां से जो योजनाएं हैं सरकार की, उनकी समीक्षा भी करेंगे जी। बिल्कुल। और हरीश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वाइब्रेंट विलेज जो स्कीम है उसके तहत तमाम गांव का विकास यहाँ पर तेजी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचकर इस वाइब्रेंट विलेज की जो समीक्षा है वो भी करने वाले हैं। अलग अलग पिथौरागढ़ के गांव का दौरा वो करेंगे, जहां पर किस तरीके से विकास की गति को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों की समीक्षा करते हुए भी नजर आएंगे। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से गांव के विकास पर जोर देती हुई सरकार नजर आ रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि इस तरीके की जब समीक्षा होगी तो वाइब्रेंट विलेज स्कीम को और ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा सकेगा। निश्चित तौर पर देखिए साहिल, जब हम सरकार की योजनाओं की बात करें तो सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य रहा है कि जो अंतिम गांव में यानी अंतिम जो पड़ाव पर जो आदमी बैठा है उस तक विकास किस तरह से पहुंचाया जाए, इस तरफ लगातार सरकार काम भी कर रही है। और खासतौर पर इन इलाकों की अगर बात करें जो सीमांत सीमाओं से लगे हुए हैं, चाहे वो माना गांव की बात करें या नीति गांव की बात करें या इसके अलावा गुंजी गांव की बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ से जो सीमा से लगे हुए हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, उन गाँवों में किस तरह से विकास किया जाए, किस तरह से उन गाँवों को टूरिज्म की तरफ बढ़ाया जाए। और क्योंकि सरकार का फोकस सबसे ज्यादा उत्तराखंड की अगर उन गाँवों की बात करें जो सीमा से लगे हुए हैं, तो वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देना है। और यही कारण है कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री इस गाँव में पहुंचे हैं, गुंजी गाँव में पहुंचे हैं। इसके अलावा यहाँ से जो आदि कैलाश की जो यात्रा होती है वो यहाँ पर संपन्न की जा सकती है। और अगर हम बात करें तो अब मई और जून में ये यात्रा जो है वो यहाँ पर बहुत संचालित की जाती है, बहुत अच्छी तरीके से यात्रा चलाई जाती है आदि कैलाश के लिए। तो क्योंकि पिथौरागढ़ से आदि कैलाश के जो दर्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, तमाम जो लोग हैं देश विदेश के लोग वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और सरकार का भी फोकस है कि गुंजी गाँव का विकास करना और गुंजी गाँव में जिस तरह से जो वाइब्रेंट विलेज है उनको यहाँ पर उनके विकसित उनको उनकी जो योजना है उनको किस तरह से पटल पर लाई जाए, इस तरफ लगातार काम किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री का दौरा हो चुका है। इस बार की अगर बात करें तो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो उनका दौरा है। और ऐसे में इस इलाके की बात करें, मोदी गांव की बात करें, तो यहाँ पर सभी जो चीजें हैं उनको देखा भी जा रहा है और उनके आगमन को लेकर के जो तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से वो भी यहाँ पर की जा रही हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई दिक्कत परेशानी न हो। हालांकि उनका 2 दिवसीय दौरा है, आदि कैलाश के भी वो यहाँ पर दर्शन करने वाले हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि अब चुनाव भी प्रदेश में होना है, इसको लेकर के भी ये चीजें देखी जा रही हैं। महेंद्र भट्ट भी इस दौरान रहेंगे और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में
शामिल हो सकते हैं। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुल गए। विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए और जयकारों के साथ ये कपाट खुले हैं। पावन पल के साक्षी सैकड़ों श्रद्धालु बने। तो बाबा के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया। चतुर्थ केदार भगवान रुद्र मंदिर के कपाट आज सुबह 4 बजे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर खोल दिए गए। इस मौके पर 500 से ज़्यादा श्रद्धालु पावन पल के साक्षी बने। तो कपाट खुलते ही मंदिर बाबा के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया। शुक्रवार को शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ भगवान की उत्सव डोली रात्रि प्रवास के लिए पुंग बुग्याल पहुंची थी। इसके बाद शनिवार देर शाम को ही भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली अपने मंदिर में पहुंच गई। सुबह पुजारी ने भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना और आरती की। भोग लगाने के बाद भक्तों के साथ डोली ने अपने मंदिर के लिए प्रस्थान किया। तो देर शाम को डोली अपने भक्तों के साथ रुद्रनाथ मंदिर में पहुंची। डोली के मंदिर परिसर में पहुंचते ही शिव भक्तों ने जय रुद्रनाथ के जयकारे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए। पुष्कर, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए साहिल, 15 मई से जो है गोपीनाथ में रुद्रनाथ डोली की जो चल विग्रह डोली है, इसकी पूजा अर्चना यहाँ पे की गई है। और उसके बाद 17 तारीख को जो है जो डोली जो है रुद्रनाथ के लिए रवाना हो गई है और उसके बाद हुई थी। और उसके बाद जो है आज सुबह जो 18 मई यानी हर साल की तरह जो 18 मई को जो है भगवान रुद्रनाथ के कपाट यहाँ पे आम श्रद्धालुओं के लिए जो 4:30 बजे का वक्त था, जो समय निर्धारित किया गया था पंचांग के द्वारा, और जो 4:30 बजे का समय था, और रुद्रनाथ भगवान के कपाट जो यहाँ पे खोल दिए गए हैं। साहिल, सबसे बड़ी बात है कि ये यात्रा जो है न तो गाड़ी से होती है न तो जहाज से होती है। यहाँ पे केवल जो लोग जो है पैदल यात्रा करते हैं। और 19 किलोमीटर का यह ट्रैक है। यहाँ पे जो है 5000 से अधिक लोग जो है यहाँ पे जब सुबह जो है 4:30 बजे जब रुद्रनाथ भगवान के कपाट यहाँ पे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, तो इसमें 5500 के करीब लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए थे। इनमें से कुछ विदेशी भी थे, कुछ स्थानीय लोग भी थे, कुछ जो चारधाम यात्रा पर आए हुए हमारे जो यात्री हैं वो भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है रुद्रनाथ भगवान की जो डोली गई है उसमें जो है पंजीकरण को भी अनिवार्य कर दिया गया। और पंजीकरण की अगर मैं बात करूँ शायद, तो पंजीकरण जिन लोगों ने किया था वो 140 लोग थे। वो भी जो है यहाँ पे साक्षी रहे कि 4:30 बजे का जो समय था, रुद्रनाथ भगवान की जो डोली पहुंची थी, कल यहाँ पे पहुंच गई थी रात के समय में, और आज सुबह जो है 4:30 बजे कपाट खोल दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब जो है चारों धामों की, क्योंकि अब 25 मई को जो है हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं, अंतिम कपाट जो है हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के खुलते हैं। लेकिन रुद्रनाथ भगवान के कपाट खुलने की पूरी विशेषता जो है, अब बता दूं साहिल, कि यहाँ पे जो है भगवान मुख की पूजा अर्चना होती है। तो कहीं ना कहीं आज जो है चाहे वो तुंगनाथ मंदिर हो या आपका जो है मदमेश्वर मंदिर हो या आपका रुद्रनाथ मंदिर हो, सभी के श्रद्धालुओं के लिए जो ऊंचाई पे जो मंदिर बने हैं उनके कपाट जो है आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए। जो है आज से जो है रुद्रनाथ भगवान जी की जो यात्रा है वो शुरू हो गई है साहिल। बिल्कुल पुष्कर, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई क्विंटल फूलों से यहाँ पर मंदिर परिसर को सजाया गया और भव्य और अलौकिक रूप में इस वक्त रुद्रनाथ मंदिर यहाँ पर नज़र आ रहा है। श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से चारधाम यात्रा भी एक और चल रही है और दूसरी तरफ चतुर्थ केदार की बात करें, रुद्रनाथ मंदिर भी आज से खोल दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं भी वहां पर की गई होंगी और सरकार का यही प्रयास लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से देवनगरी कहा जाता है उत्तराखंड को, देवों की नगरी है और यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से पहुँचते हैं, तो ऐसे में श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए साहिल, आपने सही कहा कि क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है और ऑक्सीजन की यहाँ पे मात्रा कम होती है कि हाइट पे है, उसको लेकर जो है जिला प्रशासन चमोली हो या पर्यटन विभाग हो या आपका जो है वन विभाग हो या आपका स्थानीय पुलिस प्रशासन हो, तैयारियां तो पहले से ही कर दी गई थी। लेकिन लगातार जिस तरह से जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, क्योंकि ये वो ट्रैक है साहिल, इस ट्रैक पे आपको जो है चाहे आप जून के महीने में जाएं, चाहे आप जनवरी के महीने में जाएं या नवंबर के महीने में जाएं, तो इस ट्रैक पर जो है बर्फ आपको सामने पहाड़ी में दिखेगी। और चौखंबा यहाँ पे उत्तराखंड की जो शान जिसको हम कहते हैं, चौखंबा का यहाँ पे सुंदर सा नजारा देखने को मिलता है। तो पर्यटक यहाँ पे पहुंचता है। पर्यटकों की सुरक्षा की बात आपने कही, तो वन विभाग से लेकर पीआरडी से लेकर और आपका होमगार्ड से लेकर तमाम सारे लोगों की जो यहाँ पे ड्यूटियां लगाई गई और
खासतौर पर जो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है साहिल यहाँ पे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग यदि कोई बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग आदमी या बुजुर्ग यात्री यहाँ पे पहुंचता है तो इसको जो है हर जगह जो है ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पहले ही जो है अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र रुद्रनाथ मंदिर है, मुख की पूजा होती है और चारों ओर जो है आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। लेकिन यात्री यहाँ पे जाता है क्योंकि शंकर भगवान जी का जो मुख है उसकी यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, और जो चल विग्रह डोली, जब हम शीतकाल की अगर बात करें तो चल विग्रह डोली जब यहाँ से चलती तो गोपीनाथ मंदिर में 6 महीने इसकी पूजा होती है, और उसके बाद जब मई का महीना लग जाता है तो 10 मई से यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना होती है और हजारों की संख्या में लोग जो है गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं। हालांकि जैसे आपने कहा कि जो यात्री जो है यहाँ पे पहुंचता है, इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो आपका पुलिस विभाग हो, चाहे वो आपका जिलाधिकारी हो, सभी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। और मुख्यमंत्री पुष्कर खास तौर पर जो ऊंचाई वाले हमारे मंदिर हैं, चाहे आप कैलाश मानसरोवर की बात कर लीजिए या आप जो है तुंगनाथ की बात कर लीजिए या आप रुद्रनाथ की बात कीजिए, हाइट में है तो यहाँ पे जिम्मेदारी जो है प्रशासन की ज्यादा बढ़ जाती है। साइड चलिए पुष्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है, जिसमें दोनों धामों में अभी 17 दिनों में 2,85,266 यात्री मां यमुना और गंगा जी के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालु दोनों धामों में कतारबद्ध श्रद्धा और सहजता से मां गंगा जी और यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं। गंगोत्री धाम में तीर्थयात्री मां गंगा जी के दिव्य दर्शन करने के बाद शाम वक्त आरती में भी शामिल हो रहे हैं। इस बार की यात्रा में व्यवस्था किस प्रकार से तैयार की जिला प्रशासन ने, इस रिपोर्ट में देखिए। चारधाम यात्रा 2025 में अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में सर्वाधिक 3 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे। यात्रा प्रबंधन संगठन ने यात्रियों से पंजीकरण और मौसम अनुसार यात्रा योजना बनाने की, साथ ही गंगोत्री धाम में अब मां गंगा के दर्शन और स्नान आदि के दौरान तीर्थयात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। गंगा पुरोहित सभा ने तीर्थयात्रियों के लिए लॉकर दिया। इसमें तीर्थयात्री 20 रुपए प्रति बैग की दर से अपना सामान रख सकेंगे। चारधाम यात्रा में पग पर आस्था के नए रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई साइकिल से यात्रा पर निकला है तो कोई दंडवत आकर मां गंगा और यमुना के दर्शन करने के लिए तत्पर है। इस यात्रा के लिए बहुत अधिक धन नहीं, मन में श्रद्धा भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसके बाद कठिन से कठिन राह भी सरल हो जाती है। गंगोत्री धाम में इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए मां गंगा मंदिर में 300 मीटर लंबी लाइन लगती है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके लिए रैन शेल्टर्स बनवाए गए हैं। इसमें मां गंगा और यमुना जी के दर्शन करने में किसी तरह की परेशानी यात्रियों को न हो सके। वहीं भीड़ नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से वन वे सिस्टम समय समय पर लागू करके संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछली यात्रा में दोनों धामों पर बड़े पैमाने पर कूड़े के अंबार सड़क पर लगाए जाते थे, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने कूड़ा निस्तारण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने से दोनों धामों में स्वच्छ वातावरण दिखाई दे रहा है। गंगा पुलिस सेवा के द्वारा यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम और लॉकर रूम का निर्माण किया गया, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को उससे काफी सुविधाएं मिल रही है। लोग आकर अपना पहले सामान रखते हैं, उसके पश्चात गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद पश्चात जो है मंदिर में प्रवेश करते हैं। गंगा पुलिस सेवा के द्वारा ही सभी यात्रियों के लिए सुबह के टाइम निःशुल्क जलपान की व्यवस्था की जाती है और सायंकालीन टाइम पर जो है उनको चाय की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। यहाँ पर जो है करीबन हमने कल देखा कि करीबन जो है 2 या 3 हजार आदमी ने जो अपना सामान यहाँ पे रखा और आराम से जाकर उन्होंने दर्शन किया और वापस आके अपना सामान लिया, जिससे वहाँ से चोरियां प्रश्न हुई। इससे चोरियों पे भी प्रतिबंध लगेगा और आने वाले श्रद्धालुओं को इसकी सुविधा भी मिलेगी। जय माता दी। वहीं व्यापार मंडल ने ये बताया कि चारधाम यात्रा पहले की भांति 3-4 दिनों से ठीक चल रही है। गंगोत्री धाम में यात्रियों के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। व्यापारियों में कारोबार के प्रति खुशी है। मां गंगा से आशा करते हैं कि यात्रा इसी तरह चलती रहे। अभी कुछ दिनों से यात्रा में थोड़ा फर्क पड़ा है। कुछ दिन पहले बीच में 4-5 दिन के लिए थोड़ा ब्रेक लग गया था यात्रा पे, तो आजकल जो है थोड़ा सा बढ़ गया है 4-5 दिन से यात्री, तो इसलिए व्यापारियों के अंदर थोड़ा खुशी का माहौल है कि हाँ यात्री थोड़ा बढ़ने लग गई है। तो आशा करते हैं ये यात्री इसी ढंग से चलती रहे
तो सभी व्यापारियों को, जो भी लोगों ने इधर उधर से सामान उधार लाया हुआ रहता है, तो सब जो है उसमें थोड़ा बहुत कुछ निकाल पाएंगे और अपना जीवन यापन के लिए कुछ कर पाएंगे। तो आगे गंगा जी की कृपा है कि चलती रहे, और यात्रियों के लिए भी हमारी शुभकामनाएं कि सब स्वस्थ और प्रसन्नचित रहें और कोई ऐसी दुर्घटना न हो, यही हम शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने बताया कि अभी तक तो चारधाम यात्रा ठीक चल रही है, जाम की स्थिति नहीं है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले ही वन वे सिस्टम बनाया गया था और धाम पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस होमगार्ड की जवानों को तैनात कर रखा गया है। देखिए, यात्रा जो है लगातार ठीक चल रही है। ट्रैफिक भी स्मूथली चल रहा है। जो ड्यूटीज हैं हमारी सभी पॉइंट्स पर अलर्ट होकर के काम कर रही हैं और स्मूथली चल रही है। मैम, कई हैं जहां पर कि हम लोगों को बड़ी बसेस को हम लोग कुछ देर के लिए रोक रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक रुक करके चल रहा है, पर जाम की कहीं पर भी शिकायत नहीं है। आपको बता दें कि इस बार की चारधाम यात्रा फिट इंडिया की थीम के साथ संचालित हो रही है। इसमें तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से स्थानीय उत्पादों से निर्मित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इन व्यंजनों में मंडुए की रोटी और झंगोरे की खीर शामिल है। जनतंत्र टीवी के लिए सुमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी को लेकर पोस्ट शेयर करते हुए चारधाम यात्रा की तारीफ की। हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए बाहें फैलाए हैं, आप अधिक से अधिक संख्या में यहां पर पहुंचे। हरीश रावत ने व्यवस्थाओं की तारीफ की, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि हरीश रावत जी केवल कांग्रेस के ही नहीं, इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि प्रदेश और चारधाम यात्रा की एक अच्छी तस्वीर देश और दुनिया के सामने आए। वहीं गरिमा दसौनी ने कहा कि हरीश रावत ने जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए चारधाम यात्रा की तारीफ की है ताकि चारधाम यात्रा में अधिक श्रद्धालु पहुंचे। गरिमा ने कहा कि हरीश रावत ने सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया है क्योंकि उनकी आवाज सुनी जाती है। आंतरिक विषय है। हरीश रावत जी चीज़ों को समझते हैं, मुख्यमंत्री रहे, व्यवस्थाओं को भी देखते हैं और जब व्यवस्था अच्छी होंगी तो आज हरीश रावत जी बोले, कल करण मेहरा जी को भी तारीफ करनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि यात्रा बढ़े, इसके सब दलों को दलीय प्रतिस्पर्धा से हटकर पूरे भारत और विश्व के नागरिकों को उत्तराखंड आने का आह्वान करना चाहिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। उस लिहाज से यदि देखें तो माननीय हरीश रावत जी केवल कांग्रेस के ही नहीं, इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जो छवि है, प्रदेश की जो चारधाम यात्रा है, उसकी एक अच्छी तस्वीर देश और दुनिया के सामने जाए। ये दारोमदार भी उनके कंधों पर है। तो उन्होंने तो एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए चारधाम यात्रा की प्रशंसा की है, सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया है, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनी जाती है देश और दुनिया में। दिग्गज नेता हैं और उस स्तर के नेता हैं जहां लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। लेकिन एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा भी ये काम है कि हम अगर सरकार कहीं पर गलत कर रही है या कहीं पर व्यवस्थाओं में हमें कमियां नजर आ रही हैं तो हम आईना दिखाएं, हम उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात सरकार से करें। इसमें हम कमियां नहीं निकाल रहे हैं चारधाम यात्रा में, हम एक सहयोगात्मक और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सरकार को मुझे लगता है कि दोनों ही बातें गंभीरता से सुननी भी चाहिए। देखिए, तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और चारधाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच भी रहे हैं। उत्तराखंड सरकार तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार ठोस प्रयास कर रही है। सभी यात्रियों के दर्शन के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि केदारनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन कुछ दिन पहले घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य को लेकर यात्रा बीच में सुचारू रूप से नहीं चल पाई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यात्रा व्यवस्थित तरीके से चल रही है। सभी यात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। अच्छी चल रही है और श्रद्धालुओं की संख्या आप सुन ही रहे होंगे, आप ही लोगों के माध्यम से डेली मीडिया में भी आ रहा है। और हमारे जो केदारनाथ की यात्रा है पिछले कुछ दिन में थोड़ा अव्यवस्थित रही, घोड़े खच्चर बीमार होने की वजह से,
लेकिन पिछले 3-4 दिनों से बहुत व्यवस्थित तरीके से यात्रा चल रही है। घोड़े खच्चर सुचारू रूप से वहाँ पर चल रहे हैं और बहुत अच्छी संख्या में यात्री केदारनाथ पहुँच रहे हैं और बहुत मतलब जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि लगातार उनका सानिध्य हम सबको मिलता रहा, यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए मिलता रहा और आज यात्रा की जो व्यवस्था है उसको देख करके हमारे तमाम जो श्रद्धालु केदारनाथ में आने वाले हैं वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे हैं और अपना सुगम और सरल जो यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी लोगों ने मिलकर बनाई है उसका आनंद लेके और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके लोग जा रहे हैं। तो चारधाम यात्रा और मानसूनी सीजन के दौरान आपदा और आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए देहरादून में 108 आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों को ट्रॉमा केयर प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी जनपदों के EMT ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। प्रशिक्षण में 108 आपातकालीन कर्मचारियों को विभिन्न दुर्घटना संबंधी चोटों और उनके प्राथमिक इलाज के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान दुर्घटना के समय बरती जाने वाली सावधानियों और दुर्घटनाग्रस्त मरीज के सुरक्षित परिवहन के विषय में जानकारी दी गई। कैंप 108 आपातकालीन सेवा के महाप्रबंधक अनिल शर्मा ने बताया कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्था समय समय पर अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करती रहती है। तो देहरादून और देवनगरी हरिद्वार से 6 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। इनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इनकी मदद करने वाली भारतीय महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी की भारत आने में 2 लोगों ने मदद की थी, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB पूछताछ कर रही है। सभी आरोपी यहाँ समय समय पर आकर बसे थे। इनमें से कुछ लोग लंबे समय से मजदूरी कर रहे थे। तो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। उनके मुताबिक 27 मई तक मानसून केरल पहुंचेगा। इसके करीब 25 दिन के बाद उत्तराखंड में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, मानसून देखिए जून से शुरुआत होती है। नॉर्मल डेट जैसे देखें केरल में 1 जून होती है, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया गया डिपार्टमेंट द्वारा बोला कि 27 मई तक जो है जो हमारा केरल है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो जो मॉडल एरर उसमें 4 डेज तक का है, लेकिन जो डेट एक दी गई है वो 27 मई तक में बोला कि वहाँ पहुँचेगा। फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में करीब 25 दिन जो है लगते हैं आपके, 24 से 25 दिन। तो हमारी जो नॉर्मल डेट है 25 के आसपास है। तो अगर एक नॉर्मल से मानसून चलता है तो यहाँ पे भी 2-1 दिन पहले पहुँच सकता है। अदरवाइज जो हमारी जैसे जो नॉर्मल डेट है तो वो 25 जून के आसपास है जी। उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच सरकार ने 3 बच्चों वाले नियमों में लोगों को राहत दे दी है। अब 3 बच्चों वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन ये नियम 25 जुलाई 2019 या उसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे वाले माता पिता पर लागू नहीं होगा। ये लोग पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के हकदार नहीं होंगे। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हार का डर सताने का आरोप लगा रही है। वहीं विपक्ष के आरोपों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि विपक्ष लगातार हार कर जनता को आईना दिखाने का काम कर रहा है। ऐसे में उन्हें हार का डर सता रहा है, जबकि बीजेपी जल्द ही चुनाव कराएगी और जीतेगी भी। मुझे लगता है जो विपक्ष कह रहा है, हार रहा है, बार बार आईना दिखाने का काम जनता उनको बार बार कर रही है, तो हार का डर तो उनके अंदर है। भाजपा के अंदर हार का डर नहीं है। भाजपा चुनाव कराएगी और चुनाव होंगे और हमारे जीतेंगे। आप देखेंगे कि पंचायत के जब चुनाव होंगे तो हमारे प्रत्याशी अधिकतर सभी जगह से जीत करके आएंगे। कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस को केवल नकारात्मकता फैला करके क्या लोगों को भ्रमित करने का काम करे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्ष क्या कहता है ये विपक्ष ही जाने, लेकिन सरकार ये चुनाव करवाएगी और बहुत जल्द चुनाव होंगे, ये सब आप देखेंगे। उधर रुड़की के बुग्गावाला थाना इलाके में मौत को गले लगाते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो बुग्गावाला थाना क्षेत्र के बंदरजुड़ गांव का बताया जा रहा है, जिसमें युवक अपनी जान को ही दांव पर लगाता नजर आ रहा है। युवक ने कमरे में खुद को बंद करके अपने कई रिश्तेदारों के नाम लेकर उन्हें अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। फंदा गले में कसते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस बीच परिवार को भनक लग गई और भनक लगने पर परिवार के लोग भी वहां पर पहुंचे। परिवार के लोगों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर किसी तरह से युवक की जान बचाई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर युवक से 30 लाख की ठगी के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 5वें इनामी आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी पौड़ी ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में पौड़ी जेल भेज दिया गया। तो पुलिस मामले में गैंग लीडर और मास्टरमाइंड समेत अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के एक 5वें सदस्य को हमारी टीम्स के द्वारा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह भिन्न भिन्न राज्यों में लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करती थी। कोटद्वार के एक निवासी के साथ उक्त गिरोह के द्वारा कुल 30,17,000 की धोखाधड़ी की गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।